Hello everyone and good morning. My name is Vivek Sharma and today we're going to discuss about the most important issues of the day. The first article we have to discuss here is about Green Credit Program, second article India-France Cooperation, third article AI in drugs and fourth article है Einstein ring discovery के बारे में. Now पहले आर्टिकल के बारे में अगर हम डिस्कस करें तो यहां पर आपको समझना होगा डेजर्टिफिकेशन के बारे में. सबसे पहले डेजर्टिफिकेशन क्या होता है? देखिए, डेजर्टिफिकेशन का मतलब होता है जब आपकी लैंड की जो प्रोडक्टिविटी है वो प्रोडक्टिविटी नीचे चली जाए. अब ये एक सबसे बड़ा थ्रेट है हमारी फूड सिक्योरिटी को लेके, बिकॉज इससे एग्रीकल्चर की यील्ड जो है वो यील्ड कम होगी एंड जो कि प्रॉब्लम दे सकता है हमें फ्यूचर में, क्योंकि फूड सिक्योरिटी को हम इंश्योर नहीं कर पाएंगे. तो इसी चीज को रिवर्स करने के लिए एक कन्वेंशन रखी जिसका नाम था यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन. अब इसमें इंडिया ने 26 मिलियन हेक्टेयर एरिया को वापस से रिस्टोर करने की बात की, जहां पर हमारा फोकस ये था कि हम कैसे इंडिविजुअल्स को, कम्युनिटी को और प्राइवेट एंटिटीज को एनवायरमेंटल कंजर्वेशन में एक साथ लेके चलें. अब यहां पर हमारा एक स्कीम आती है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस कंटेक्स्ट, दैट इज ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम, जिसे लॉन्च किया गया था एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंडर. इसे लॉन्च किया गया था 2023 में, जिसे आपकी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट ओवरसी करेगी, बट उनके बिहाफ पे इसे इंप्लीमेंट करेगी इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन. अब ये वैसे तो आपके लाइफ प्रोग्राम का पार्ट है, लाइफ यानी लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट मूवमेंट, जो कि कहीं ना कहीं आप ट्रैक कर सकते हो पेरिस एग्रीमेंट से भी. तो ये एक पंथ दो काज है. जैसे यहां पर डेजर्टिफिकेशन को तो हम रोकेंगे ही, बट एनवायरमेंटल कंजर्वेशन से कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन को भी हम इंप्रूव करेंगे, जो ओवरऑल क्लाइमेट से रिलेटेड हमारे गोल्स को भी अचीव करने में हेल्प करेगा. जैसे कि हम 2070 तक नेट जीरो को अचीव करना चाहते हैं, तो उसमें भी ये हेल्प करेगा. अब देखिए इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं. तो सबसे पहले हम प्रमोट कर रहे हैं रिफॉरेस्टेशन एंड एनवायरमेंटल रिस्टोरेशन को, जहां पर पेड़ों को उगाया जाएगा जो कार्बन सिंक का भी काम करेंगी. फिर सपोर्ट करेगा इंडिया के क्लाइमेट गोल्स को, जो कि पेरिस एग्रीमेंट के अंदर हमने कमिटमेंट की थी, और इवन हमने 33% ट्री कवर अपना इंक्रीज करने की बात की थी अपनी फॉरेस्ट पॉलिसी में भी, तो उन गोल से अलाइन करता है. इवन प्राइवेट सेक्टर के पार्टिसिपेशन को भी हम इसमें इंक्रीज करेंगे, जिससे उनका एनवायरमेंटल फुटप्रिंट जो है उसको हम ऑफसेट कर पाएंगे. अब देखिए, इससे जो भी अगर आपके क्रेडिट जनरेट होंगे उसको आप बेच के पैसा भी कमा सकते हैं. तो मींस यहां पर सिमिलर जैसे कार्बन क्रेडिट आपका सिस्टम मैकेनिज्म है, तो कार्बन क्रेडिट जैसा ये भी आपका ऑपरेट करेगा. इन एडिशन टू दिस हम डिग्रेडेड लैंड को भी यहां पर वापस से रिस्टोर कर पाएंगे. अब देखिए यहां पर आपको लाइफ मिशन के बारे में भी थोड़ा बहुत बता देता हूं. लाइफ मिशन इज ऑल अबाउट कि कैसे हम अपने जो इकोलॉजिकल फुटप्रिंट्स हैं इनको रिड्यूस करें. अब इसमें हमारा सबसे पहली बात क्या है कि हम सस्टेनेबल कंजम्पशन के ऊपर फोकस करें, जहां पर वेस्ट जनरेशन कम हो, रिसाइकलिंग के ऊपर हमारा ज्यादा फोकस हो, क्लाइमेट पॉजिटिव बिहेवियर, जहां पर एनर्जी कंजर्वेशन, वाटर कंजर्वेशन, इन सभी प्रैक्टिसेस को हम अपनी डेली लाइफ का पार्ट बनाएं. और इसमें हम सिटीजन्स को भी चाहते हैं कि वो इसमें बढ़ चढ़कर पार्टिसिपेट करें. इससे कार्बन फुटप्रिंट से आपका कम होगा एंड ओवरऑल आप एनवायरमेंट को प्रिजर्व कर पाएंगे. इसे लॉन्च, जैसा मैंने आपको कहा था कि हमारे प्राइम मिनिस्टर ने किया था, वैसे तो इसको लॉन्च किया गया था आपके COP26 ग्लासगो के टाइम पे, बट यहां पर ऑफिशियल इसको लॉन्च किया गया था 2022 में UNEP के साथ मिलके. तो ये चीजें आपको याद रखनी है. वैसे इसका एम ऑब्जेक्टिव वही सस्टेनेबल लाइफस्टाइल एंड क्लाइमेट कॉन्शियस बिहेवियर के बारे में बात करता है, इंडिविजुअल की, इवन लाइक प्राइवेट फर्म्स की और आपकी कम्युनिटी की. तो दैट इज देयर इन द फर्स्ट आर्टिकल. लेट्स टॉक अबाउट द सेकेंड आर्टिकल. जैसे कि आप सभी जानते होंगे, एक AI एक्शन समिट अभी रिसेंटली ऑर्गेनाइज की गई थी फ्रांस के द्वारा. इस समिट को अटेंड करने और को चेयर करने हमारे प्राइम मिनिस्टर गए थे. तो यहां पर हमने फोकस किया कि कैसे इंडिया मिडल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर को, और इवन आप ये कह सकते हो इंडिया मिडल ईस्ट यूरोपियन इकोनॉमिक कॉरिडोर को हम प्रमोट कर सके. तो ये कॉरिडोर है क्या, पहले आप इसे देखिए. देखिए, इंडिया से एक शिप चलेगा जो यहां पर UAE तक पहुंचेगा, यहां से ट्रेन के थ्रू सामान को लेके जाया जाएगा एंड फिर अगेन हैफा पोर्ट से इजराइल के, सॉरी यहां पे इसे कहां पर, यूरोप से कनेक्ट करेंगे. तो मेडिटेरियन और इंडियन सी के बीच में कनेक्टिविटी को इंप्रूव करने के लिए इस प्रोजेक्ट को बिल्ड किया गया है, जो चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को काउंटर करेगा एंड ओवरऑल यहां पर आपका जो ट्रेड का टाइम है उसको 1/3 कर देगा ये.
तो जिसकी वजह से इंडिया बहुत कीन है कि इसमें इकोनॉमिक ग्रोथ की पॉसिबिलिटी है सभी कंट्रीज के लिए जो भी इसमें पार्टिसिपेट करेंगी, एंड इससे कहीं ना कहीं रीजनल सिक्योरिटी को आप इंश्योर कर पाओगे, इकोनॉमिक एक्टिविटीज कॉपरेशन को इंश्योर कर पाओगे, तो इस एरिया में इससे स्टेबिलिटी भी आएगी। तो अब यहां पर देखो, ये तो एक मुद्दा हुआ जो इस पूरी फ्रांस डील के अंदर हमने बात की है, बट इसके साथ साथ आपको याद रखना है कि हम एआई, डिफेंस, स्पेस, ट्रेड और जैसे कनेक्टिविटी का तो मैंने आपको बता ही दिया, इन सभी फ्रंट पे भी हम सेम पेज पे हैं अभी। सबसे पहले अगर हम बात करें तो यहां पर डिफेंस सेक्टर में आपको यह पता ही होगा कि हम आज की डेट में रफेल फ्रांस से ले रहे हैं, सबमरीन्स में स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन हमारी कहीं ना कहीं फ्रांस से आ रही है, या फ्रांस के साथ मिलकर हम को प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो हम अब चाहते हैं कि भाई कैसे हम स्ट्रेंथन कर सके इंडिया फ्रांस डिफेंस इंडस्ट्रियल रोड मैप को, एंड इसको और बेटर तरीके से इंप्लीमेंट कर सके, जहां पे हमारा फोकस होगा ज्वाइंट प्रोडक्शन ऑफ मिसाइल्स, हेलीकॉप्टर्स एंड लाइक जेट इंजन के ऊपर भी। इसमें आप ये याद रखिए कि वैसे भी हम हर साल यहां पर ज्वाइंट नेवल एक्सरसाइज कंडक्ट करते हैं वरुणा इनके साथ, और ज्वाइंट पेट्रोलिंग करते हैं इंडो पैसिफिक एरिया की, तो उसको और ज्यादा हम एक्सपैंड करने की यहां पे सोच रहे हैं। अब सेकंड पॉइंट आता है कि एआई और साइबर कॉर्पोरेशन में क्या करना चाहते हैं। देखो, हम दोनों ही एथिकल एआई के ऊपर फोकस करते हैं, जहां पर हम चाहते हैं कि भाई एआई का जो फायदा है सभी को मिले, इक्विटेबल एक्सेस मिले। तो यहां पर एआई के लिए हमने लॉन्च किया इंडिया फ्रांस एआई रोड मैप, जहां पर सेफ, ओपन एंड ट्रस्टवर्दी एआई एप्लीकेशन को हम बिल्ड करने के ऊपर फोकस कर रहे हैं। साइबर सिक्योरिटी और काउंटर टेररिज्म पे भी हम सेम पेज पे, एंड कहीं ना कहीं हम टेरर फंडिंग को रोकने के लिए यहां पर जैसे आपकी एक ऑर्गेनाइजेशन है FATF, इसका एंड इवन यूएन मैकेनिज्म का कैसे बेस्ट यूटिलाइजेशन कर सके उसके ऊपर हमारा फोकस है। बायलैटरल ट्रेड की अगर बात की जाए तो डेफिनेटली इस साल काफी रिकॉर्ड ब्रेकिंग हमारे ट्रेड्स रहे हैं, और इसको हम और ज्यादा फर्दर बूस्ट करना चाहते हैं। आपस में हम स्पेस सेक्टर, सैटेलाइट सेक्टर में लाइक रिसर्च को प्रमोट करना चाहते हैं, एंड आने वाले समय में जैसे कि आपने इस साल के बजट में भी पढ़ा होगा कि हमारा फोकस है कि हम स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स को क्रिएट करें, तो उसमें भी फ्रांस हमारी हेल्प करने को तैयार हो गया है। These are the things that you have to keep in mind in this article. I hope you are able to understand. Now, third article is about AI को ड्रग टेस्टिंग में कैसे यूज कर सकते हैं। देखो, अभी तक क्या होता है, जैसे ह्यूमन यूज के लिए आप जो भी ड्रग यूज करते हैं उनको किसी जानवर के ऊपर टेस्ट किया जाता है। गिनी पिग आपने सुना होगा ना, या रैट्स के ऊपर आपने सुना हो कि ट्रायल्स कंडक्ट होते हैं। बट रैट्स का मैकेनिज्म, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज और ह्यूमन की एक्टिविटीज में बहुत फर्क है। इवन जैसे एज, किसी की क्रॉनिकल डिजीज का जो हिस्ट्री है, इन सभी फैक्टर्स के वजह से आप ये मान के चलो कि जो मेडिसिन का रिजल्ट है वो अलग हो सकता है। तो मतलब जो एनिमल ट्रायल्स में 14% आपकी मेडिसिन कामयाब होती हैं, मतलब लाइक जितनी भी मेडिसिन कामयाब होती है उसमें से सिर्फ 14% ही है जो ह्यूमन ट्रायल्स में भी आपकी कारगर साबित होती है। तो इस आर्टिकल में यह कहा जाता है कि हम अब आने वाले समय में एआई को यूज करेंगे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि एआई को जैसे अगर हमने डाटा फीड किया तो वो हमारे को बता सकता है कौन से केमिकल कॉम्बिनेशन बहुत ज्यादा स्टेबल है और किस तरह के केमिकल कॉम्बिनेशन के साथ हम लीस्ट साइड इफेक्ट के साथ मेडिसिन को डेवलप कर सकते हैं। तो यहां पर इसमें ट्रेडिशनल टेस्टिंग को छोड़ के, क्योंकि वो टाइम टेकिंग है, एफिकेसी बहुत अच्छी नहीं है एंड इवन कॉस्ट भी बहुत ज्यादा है, हम यहां पर क्या कर रहे हैं, यहां पर हम फोकस कर रहे हैं कि एआई के मॉडल में हम लार्ज डाटा सेट को यूज करें, जिसमें केमिकल कंपाउंड्स को हम लाइक डाटा सेट को प्रोवाइड करें और इससे हम प्रॉमिसिंग ड्रग्स को वहां से आइडेंटिफाई कर सकें। अब इसको हम कोशिश करेंगे कि एआई मॉडल के थ्रू प्रिडिक्ट कर सके कि ह्यूमन सेल्स के साथ इसके इंटरेक्शन का क्या रिजल्ट रहेगा, जिससे एनिमल ट्रायल्स की जरूरत ना पड़े। अब इससे ह्यूमन स्पेसिफिक प्रेडिक्शन में हमें हेल्प मिलेगी, बिकॉज देखो जो डाटा है फॉर ह्यूमंस, ये कहीं ना कहीं आप ये मान के चलो कि वर्नेबिलिटी को हमारी जैसे एल्डरली या चिल्ड्रंस की क्या वर्नेबिलिटी हो सकती है उसको प्रिडिक्ट करने में भी आपको हेल्प करेगा, जिससे आप ये मान के चलो कि ड्रग्स की क्या अब्जॉर्प्शन रहती है, क्या डिस्ट्रीब्यूशन रहती है, क्या मेटाबॉलिज्म आपका है, या बाकी सारी जो प्रॉब्लम्स है उसको एलिमिनेट करने में ये हेल्प करेगा। बट इसमें कुछ फंडामेंटल प्रॉब्लम्स भी हैं। प्रॉब्लम्स क्या है? देखो, एआई इज ऑल अबाउट डाटा। अगर डाटा सेट आपका बायस है तो रिजल्ट भी बायस रहने की पॉसिबिलिटी रहेगी। तो दैट इज गार्बेज इन गार्बेज आउट, कि अगर आपने इंफॉर्मेशन घटिया डाली है तो रिजल्ट घटिया ही रहेंगे।
एंड कहीं ना कहीं आप जो डाटा जिसके ऊपर ट्रेन कर रहे हो उसमें डाइवर्सिटी ना हुई तो इसके कहीं ना कहीं बाकियों के ऊपर, जैसे फॉर एग्जांपल यूरोपियन के ऊपर इसके साइड इफेक्ट नहीं थे, बट हो सकता है एशियन पॉपुलेशन के ऊपर इसके साइड इफेक्ट हो, तो आप उसको इग्नोर कर देंगे। तो यहां पर यह कहा जाता है कि भाई देखो, आपको ट्रांसपेरेंसी का भी एक इशू देखने को मिल सकता है, क्योंकि जो ब्लैक बॉक्स मॉडल होता है वो ये कहता है कि भाई आप कैसे अपने डिसीजन मेकिंग को, प्रोसेस को बेटर कर सकते हो। अब यहां पर ये आपका और प्रोसेस डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि जब भी जिस भी डाटा सेट पे आप इसको ट्रेन कर रहे हो तो यहां पर इंडिपेंडेंट वेरीफाइबिलिटी नहीं होगी, क्योंकि सेम डाटा पे आपने ट्रेन किया है और किसी और ने भी ट्रेन किया है, तो उसमें टेस्टिंग के टाइम पे जो रिजल्ट्स होंगे वो सेम ही आएंगे। तो जब हम किसी दवाई को टेस्ट करते हैं तो उसमें आपको ये फर्क देखने को मिल जाता है कि भाई दो जो सेट्स ऑफ एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किए गए हैं उनमें दोनों में रिजल्ट्स आपके डिफरेंट हो सकते हैं, बट एआई के केस में क्योंकि डाटा सेट सेम था तो वो आपको नहीं देखने को मिलेगा। तो ये एक आपका ब्लैक बॉक्स बन जाएगा जिसमें ट्रांसपेरेंसी कहीं ना कहीं आपकी साइडलाइन हो जाएगी। मोर देन दैट आप कहीं ना कहीं रेगुलेटरी कंसर्न भी है। रेगुलेटर्स कहते हैं कि भाई देखो, एआई मॉडल्स आपके एक्सेप्टेबल हैं, बट यहां पर आपको मानना पड़ेगा कि ये सिर्फ डिफरेंट स्टेजेस ऑफ ड्रग टेस्टिंग के लिए एप्लीकेबल है। मतलब ऐसा नहीं है कि हर जगह पर ये आप यूज कर सकते हैं। इन एडिशन टू दिस यू हैव टू अंडरस्टैंड कि कुछ वे फॉरवर्ड हो सकते हैं कि भाई हम इंप्रूव करें एआई के मॉडल की रिलायबिलिटी को, हम ट्रेडिशनल टेस्ट के साथ इसको यूज करें तो बेटर रिजल्ट मिलेंगे। एंड इवन आप ये मान के चलो कि एआई को जनरेट करते हुए आप उसके डाटा को अपडेट करें एंड उसको टोटली मॉनिटर करें, तो इससे एथिकल कंसर्न जो है वो आपके खत्म हो जाएंगे। आइए अब बात करते हैं आज के लास्ट आर्टिकल की। देखिए, लास्ट आर्टिकल बहुत सिंपल है। जैसे मैं ये चश्मा यूज कर रहा हूं, इस चश्मे से ऐसा तो नहीं है कि कुछ मेरे को बहुत अलग से दिख रहा होगा, मेरी नजरें थोड़ी कमजोर है इसलिए यूज करना पड़ रहा है। बट व्हाट इफ अगर आप इस चश्मे को देखेंगे तो आपको या तो चीज बहुत ज्यादा छोटी दिखेगी, जैसे अगर आप ऐसे देखेंगे, बट अगर आप कई बार जो लेंस यूज करते, कई बार टेक्स्ट वगैरह को रीड करने के लिए, जिससे बचपन में आपने कभी कागज पे आग भी लगाई होगी, अगर आप मैग्नीफाइंग ग्लास को यूज करते हैं तो आपको पीछे की चीज बहुत ज्यादा क्लियर दिखती है। तो आइंस्टाइन ने एक चीज अपनी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में कही थी। उन्होंने कहा था कि जैसे फॉर एग्जांपल मान लो ये एक ऑब्जेक्ट है, एक गैलेक्सी है, बहुत बड़ी गैलेक्सी है। अगर इसके पास से लाइट निकलती है तो लाइट थोड़ी बेंड होती है। अब इस बेंडिंग ऑफ लाइट की वजह से यहां पर क्या हो रहा है, रिफ्लेक्शन हो रहा है। अब रिफ्लेक्शन की वजह से जो बैकग्राउंड में चीज होती है वो और ज्यादा एम्पलीफाई हो जाती है। इसे कहा जाता है ग्रेविटेशनल लेंसिंग, कि ग्रेविटी की वजह से यहां पर ये एक लेंस बन गया है और इस लेंस के पीछे वाली चीज आपकी एम्पलीफाई हो जाती है। तो यहां पर आइंस्टाइन रिंग क्या है, ये एक सर्कुलर पैटर्न है आपकी लाइट का, जो मैसिव गैलेक्सी या डार्क मैटर के कारण आपका फॉर्म होता है, जो लाइट को बेंड करता है और पीछे वाली चीज को क्या कर देता है, मैग्नीफाई कर देता है। तो इसे कई बार ग्रेविटेशनल लेंसिंग के फॉर्म में भी आप जानते हैं, एंड ये आपके डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करने के लिए आपको हेल्प करता है। अब क्यों हम इसके बारे में बात कर रहे हैं, बिकॉज यूरोपियन स्पेस एजेंसी का एक आपका टेलीस्कोप है, एल्यूसिड स्पेस टेलीस्कोप। इसने एक दूर की गैलेक्सी में ऐसे ही आइंस्टाइन रिंग को खोजा है, जिसका गैलेक्सी का नाम है NGC 6505। तो यहां पर ये आपकी इमेज है, इसके पीछे की जो ये डॉट्स हैं वो बहुत ज्यादा ब्राइट दिख रही हैं आसपास के एरिया के मुकाबले में। तो वो इसीलिए दिख रही है क्योंकि यहां पर आपको ग्रेविटेशनल लेंसिंग का फिनोमेना देखने को मिल रहा है। तो यहां आपको एक चीज ये भी समझनी होगी कि ये बहुत ज्यादा दूर की गैलेक्सी के लिए आपकी चीज बहुत ज्यादा कामयाब हो सकती है। मतलब आप ये मान के चलो कि आपको अगर टेलीस्कोप या अर्थ से कोई भी चीज ऑब्जर्व करना है, फिनोमेना ऑब्जर्व करना है, तो उसको कहीं ना कहीं आपको देखने में हेल्प करेगा। अब इससे आपकी गैलेक्सीज के बारे में नॉलेज भी इंप्रूव होगी, एंड इवन आप डार्क मैटर के बारे में भी थोड़ा डिटेल में समझ पाएंगे, जिसके बारे में अभी तक हमारे पास कोई बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं है। क्योंकि अगर आप यूनिवर्स को देखें तो यूनिवर्स की जो रेट ऑफ एक्सपेंशन है, इसके अकॉर्डिंगली जो मास है यूनिवर्स का वो फिट नहीं बैठता है, क्योंकि रेट ऑफ एक्सपेंशन बहुत ज्यादा है और एज कंपेयर टू जो मास यहां पर आपको देखने को मिल रहा है उसके। तो यहां पर एक चीज कही जाती है साइंटिस्ट के द्वारा, देयर एग्जिस्ट सम मैटर जो हमें दिखाई नहीं दे रहा है, जिसकी प्रॉपर्टी हमें नहीं पता, बिकॉज ये किसी भी चीज के साथ इंटरेक्ट नहीं करता है, एंड यही कारण है कि हम इसको डार्क मैटर कहते हैं। तो these are the things that you have to keep in mind in this article. I hope आपको आज की डिस्कशन अच्छी लगी हो तो लाइक बटन जरूर से दबाना। आज के लिए इतना ही था, धन्यवाद।